गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आज हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 4 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 12th बायोलॉजी में चैप्टर 15 का ये लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए और हमें किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। साथ में आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हूँ डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। चलिए मूव करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड्स पर। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है हमारा कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी आप जानते ही हैं कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हमारे लिए सहायक है, लेकिन इसको हमने एक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जिससे कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। इसके पीछे 3 कारण भी हैं। वो 3 कारण हैं या 3 टॉपिक हैं, 3 हेडिंग कह सकते हैं हमें। पहला जो है हमारा है नैरो यूटिलिटेरियन, सेकंड है हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीज़न और थर्ड है हमारा एथिकल आर्ग्यूमेंट। चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन कहते हैं कि अगर हम किसी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, क्योंकि हमारी जो सोच है, जो कंसेप्ट है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट लेने के लिए है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या मिलता है। फॉर एग्जांपल हमें फूड मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, हर्बल मेडिसिन्स मिलती हैं और साथ में कुछ रेजिन्स, गम्स, फायरवुड, इवन फर्नीचर वुड भी हमें मिलता है। बैम्बू प्लांट हमें मिलते हैं जिससे कि फर्नीचर बनता है। कुछ टैनिन्स मिलते हैं, कुछ डाइज़ मिलती है जो कि फ्रूट्स में और हम अपने वेजिटेबल्स के लिए फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नेचुरल परफ्यूम्स मिलते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट कि हमें फॉरेस्ट से क्या मिल रहा है। इन छोटी चीज़ों के लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उन सभी प्लांट और स्पीशीज़ को कंजर्व करना चाहिए जिनसे हमें ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके अलावा कुछ और भी देखें तो आप जानते ही कि जितने भी हम ड्रग्स और मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे से वो एल्कलॉइड्स ग्रुप्स हो, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि डिजिटैलिस है जैसे, जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है। जिन लोगों के अंदर मतलब एसए नोड या एवी नोड ढंग से काम नहीं करती है, तो हार्ट बीट अगर वीक हो जाती है टाइम्स के साथ में, तो उन्हें डिजिटलिस ड्रग है वो देनी पड़ती है। इसकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बेसिकली ये निकलती है एक प्लांट के अंदर से। ओके, तो इस तरीके से वो जो मेडिसिन है कहाँ से निकल रही है, एक प्लांट से निकल रही है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। तो ये सभी जो 25% ड्रग्स हैं हमारी जो मार्केट में अवेलेबल है, उन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं से जो हमारे प्लांट से ही है। और आप जानते ही हैं कि करीबन मोर देन 56,000 प्लांट आज तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनमें से 25,000 प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट का लीफ पार्ट हो, चाहे फ्लावर पार्ट हो, चाहे स्टेम पार्ट हो या रूट पार्ट है। आप सिंकोना बार्क के बारे में जानते ही हैं, उसकी जो बार्क से निकलने वाले केमिकल्स हैं वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ओके, क्यूनिन सल्फेट के बारे में आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं प्लांट से मिलने वाले जिनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नैरोली यूटिलिटेरियन जो हमारा कंसेप्ट है, जिसके लिए हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को और प्लांट्स को और इकोसिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं, इस फील्ड में हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड के अंदर काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट के कुछ बहुत बड़े हिस्सों को एक्सप्लोर करें जहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, और उन मेडिसिनल प्लांट की खोज करनी चाहिए जिससे कि हम आने वाले समय में कुछ नई मेडिसिन की खोज कर सकें। ठीक है, तो आप जान ही सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको देता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे लिए। आप सभी जानते हैं कि घर में तुलसी होती है हमारी, और जिसकी हम पूजा भी करते हैं। बेसिकली तुलसी की लीव्स के अंदर से 2 ड्रग्स निकलती है जिन्हें कहते हैं थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन। ये दोनों ही ड्रग एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, और जिनके चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये मेडिसिन वहाँ से निकलती है। बेसिकली तुलसी की खेती होती है बहुत बड़े रीजन पे, और फाइनली इनकी लीव्स में से वो केमिकल इंग्रेडिएंट निकालने के बाद में ही टैबलेट्स बनाए जाते हैं। कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रग्स भी होती है, बट आर्टिफिशियल ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट नेचुरल जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं, उनका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो हम जान सकते हैं कि नैरोली यूटिलिटेरियन में हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, वो कंसेप्ट है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। और ब्रॉडली वे में हम अगर सोचें तो हम आप जानते ही हैं कि हमें इकोसिस्टम से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं।
ये सेकंड जो कंसेप्ट है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट को यूटिलाइज करने के लिए, उस बेनिफिट को लेने के लिए। आप जानते ही हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। हम पिछली प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और उस फॉरेस्ट से हमें 20% टोटल ऑक्सीजन मिलती है। जितनी भी ऑक्सीजन पूरी अर्थ पर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसका 20% अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट से मिलता है। इसी वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो ये हमारे लिए, इसको हम ब्रॉडली अगर हम वे में सोचें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, तो हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट को और सभी फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। एक दूसरा कंसेप्ट और है हमारे पास में, पॉलिनेशन का कंसेप्ट है। आप जानते ही हैं कि सभी पॉलिनेटर, चाहे वो हनी बी हो चाहे हमिंग बर्ड हो, इन सब का पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल है। तो हमें इन्हें भी कंजर्व करना चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए पॉलिनेशन होता रहे और प्लांट रेगुलरली फॉरेस्ट में अपने आप ग्रो होते रहें, पॉलिनेशन होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो डेवलप होती रहें। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है इसके अंदर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। थर्ड हम बात जानते हैं कि वो है जिसका जो थ्योरी है, हम इसको बात कहेंगे टॉपिक को एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर क्या है? क्या कभी आप फॉरेस्ट के बीच में से निकले हैं? आप देखते हैं एक फादर है, इस इमेज को आप देखिए कि एक फादर अपने किड के साथ में मूव कर रहा है फॉरेस्ट में से, इंजॉय कर रहा है फॉरेस्ट को। इसके अलावा वो फ्लावर्स को देख रहा है, बर्ड्स को देख रहा है, ठीक है। इवन मॉर्निंग बर्ड्स के जो साउंड है, आप मॉर्निंग में उठते हैं, अभी भी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और आप पैरट के साउंड सुन सकते हैं क्योंकि बिल्कुल मेरी विंडो के पास में एक पीपल का ट्री है जिस पे बहुत सारे पैरट्स हैं। तो ये क्या है? ये साउंड है, ये नेचुरल साउंड है हमारे लिए। ये हमारे ब्रेन को पीस देते हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, अफेक्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ करके योगा करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मैं उसके लिए एक इमेज और लाया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं। एक फादर है और एक किड है जो कि एक फॉरेस्ट के नीचे बैठे हैं और योग करने की कोशिश कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो इससे हमारे को शांति मिलती है, पीस मिलता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एस्थेटिक प्लेजर है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को। यही हमारी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, ये जितनी भी हमें, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो या लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, फॉरेस्ट से ये सभी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। क्या ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोई फ़ीस देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। क्या हमें फ्री मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए फॉरेस्ट में जा कर के क्या कोई फ़ीस देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये ब्रॉडली अगर हम सोचें तो इन सब की एक फ्री सर्विसेज है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। और ये इकोसिस्टम सर्विसेज का जो कंसेप्ट है शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है। बेसिकली ऑल द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम सर्विसेज। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का कॉस्ट क्या है? हमें जानना चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसमें सिर्फ 6 किलो गैस आती है जिसकी कॉस्ट होती है 850 रुपीज़। और उसके बाद में अगर एक पर्सन को एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है एक दिन में, तो उसे कम से कम 4 सिलेंडर की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं करीबन 3400 रुपीज़ की एक ऑक्सीजन एक पर्सन एक डे में कंज्यूम करता है। सोचिए कि एक इंसान एक लाइफ टाइम में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। और आप जानते हैं सारी ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट से मिल रही है। इसलिए हमें ब्रॉडली वे में सोचना होगा कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक्स हैं इस पेज की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे टॉपिक्स इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अभी भी हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो रह गया है कि एथिकल आर्ग्यूमेंट्स क्यों हैं कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करें, ठीक है। आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में फूड चेन्स है, इकोसिस्टम है, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ओके। और चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ हो, इन सभी की इस इकोसिस्टम के लिए, इस बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए एक इक्वल इम्पॉर्टेंस है। हर एक स्पीशीज़ की, हर एनिमल की एक बहुत ही अपने आप में एक वैल्यू है। उस वैल्यू को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब चाहे वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, अगर हम राइजोबियम कोई कंसेप्ट को हम समझ लें तो राइजोबियम आप जानते हैं कि क्या है? एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। क्या वो हमसे कोई फीस लेता है? नहीं। लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है और उसका बेनिफिट किसको मिलता है? हमारे प्लांट्स को। और प्लांट्स में हमें क्या मिलता है? हमें पल्सेस मिलती हैं जो कि प्रोटीन में रिच होती हैं। तो बेसिकली हर एक
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक प्लांट स्पीशीज़ हो, चाहे वो एक एनिमल स्पीशीज़ हो, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है इस बायोडाइवर्सिटी में, एक इकोसिस्टम में, जिसे हमें कंजर्व करना चाहिए। ओके, सेकंड है हमारी ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम उन्हें कंजर्व करें, जिससे आने वाली ह्यूमन जनरेशन उसे देख सकें, उसका बेनिफिट ले सकें, उसे यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, और यही हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी है कि जो हम अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको पास करें। आप देख रहे हैं ये दोनों बच्चे इस प्लांट को होल्ड किया हुआ है, हग कर रहे हैं, ये कितने खुश हो रहे हैं खेलते हुए फॉरेस्ट के अंदर। बिल्कुल, आप भी जानते ही हैं, आपके परिवार में कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुछ पेड़ लगाए थे। जब भी आप उनके सामने से निकलते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि ये पेड़ आपके फादर ने या ग्रैंडफादर ने या ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने प्लांट किया था। आपको कितनी खुशी मिलती है कि वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो प्लांट मौजूद हैं और आज भी वो हमें इकोलॉजिकल एक बेनिफिट दे रहे हैं, इकोलॉजिकल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो किसी को शेड देते हैं तो किसी को वो ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में कुछ बर्ड्स को शेल्टर भी देते हैं। तो हमारे लिए ये हमारे प्लांट और बायोडाइवर्सिटी हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी है, जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए, जिसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और यही है हमारा एथिकल आर्ग्यूमेंट। चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, हाउ डू वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो तरीका है, जो हम बेनिफिट समझ सकते हैं, दैट इज़ इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। हम ये जानेंगे कि हमें सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को और फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इनके ऊपर हर साल 2 से 3 मार्क्स का, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम समझ लें कि ये इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। इन सिटू से मीनिंग है सिंपल कि स्पीशीज जहाँ पर भी है, ठीक है, हमें उसे वहीं पर कंजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमल स्पीशीज़ है जो एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में है और वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट उसको फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और वहाँ उस स्पीशीज़ के नंबर हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम उस पूरे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दें, प्रोटेक्ट कर दें गवर्नमेंट लॉ से, तो क्या होगा कि उस फॉरेस्ट के अंदर ना तो शिकार होगा, ना ह्यूमन डिस्टर्बेंस होगी। तो फाइनली क्या होगा, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी नंबर है, पॉपुलेशन है, और प्लांट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो करेगी। ओके, तो यही है इन सिटू कंजर्वेशन कि जहाँ कोई एनिमल या बर्ड या स्पीशीज़ पाई जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया को ही हम कंजर्व कर दें। और इसके कुछ बहुत सारे तरीके हैं, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरी दुनिया में कभी भी 25 हॉटस्पॉट होते थे, 9 हॉटस्पॉट ऐड होने के बाद में या टोटल वर्ल्ड के अंदर 34 हॉटस्पॉट्स हैं। और ये हॉटस्पॉट्स क्या हैं? ये हॉटस्पॉट वही एरिया हैं जिन्हें हमने कंजर्व कर दिया इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। कैसे? क्योंकि ये वो फॉरेस्ट हैं जहाँ पर कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स और कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब उन फॉरेस्ट के अंदर हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ शिकार अलाउड नहीं है, तो ऑलरेडी वहाँ पर बर्ड्स और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो रही है और फॉरेस्ट है वो भी प्रोटेक्टेड है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में। पहला है हमारा वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका तक का एरिया। ये वेस्टर्न घाट जो फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, जो बिल्कुल अरेबियन सी के साथ में टच होता है, इसके अलावा जो कर्नाटका है, केरला है, और फाइनली होते हुए श्रीलंका तक जाता है। ये जो फॉरेस्ट रेंज है, इसकी लंबाई करीबन 1500 से 1700 किलोमीटर और चौड़ाई करीबन 150 से 200 किलोमीटर है। और यहाँ एम्फीबियन स्पीशीज़ और बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हॉटस्पॉट है जहाँ पर हमें कुछ खास किस्म की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, और साथ में इनको प्रोटेक्ट करने की वजह से हम स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को और साथ में प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी दोनों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है हमारा, ये इंडो बर्मा बॉर्डर पे है, जहाँ पर हमारी 7 सिस्टर हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरम, ये मिजोरम है। ये सभी जो एरिया है, ये बेसिकली जो एरिया है, ये सारा का सारा नॉर्थ बर्मा जो रीजन है, यहाँ पर हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, ये सभी के सभी हमारे हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हिमालय की जो रेंज है, यहाँ पर भी कुछ प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जैसे हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि हिमालय रेंज में रॉ वुल्फिया की एक बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि सभी केमिकली इंग्रेडिएंट में रिच है और वो हमारी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। ओके, इसके अलावा हमें एक खास कंसेप्ट जानना चाहिए कि पूरे अर्थ के ऊपर जितना भी हॉटस्पॉट हैं, वो पूरे अर्थ का सिर्फ 2% एरिया, लैंड सरफेस एरिया को ही कवर करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो हमें अपने हॉटस्पॉट के एरिया को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। बट ये सारा का सारा जो फंक्शन है, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट लॉज का है, और ह्यूमन बींग्स का है, उन सभी NGOs का है जो इनके साथ में मिलकर काम करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी इन सिटू कंजर्वेशंस हैं
जिनके बारे में हर साल पूछा जाता है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है और स्केर्ड ग्रुप्स क्या हैं। चलिए इनको थोड़ा सा जानें और डिटेल में। इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी रिजर्व की हम बात करें तो करीबन 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे। 14 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें पाए जाने वाले बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। एक बात को समझें हम, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये करीबन है 14। इसके अलावा इंडिया के अंदर सभी स्टेट में टोटल 90 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जिम कॉर्बेट के द्वारा स्थापित किया गया था एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है जो आज से करीबन 100 साल पहले जो कि एस्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा भारत के अंदर करीबन 448 सेंचुरीज़ हैं जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप कभी राजस्थान मूव करते हैं, ताल छापर सेंचुरी जाते हैं, आप सालासर से होते हुए बीकानेर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर करीबन 3000 से ज़्यादा जो ब्लैक बक है और जो हिरन है, डियर हैं और नीलगाय हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा स्केर्ड ग्रुप्स की बात कर सकते हैं। ये सेकर्ड ग्रुप्स क्या हैं? बेसिकली सेकंड ग्रुप्स है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर, जैसे चाहे वो माउंटेन हो, कोई फॉरेस्ट हो, उसके अंदर कोई हमारे पौराणिक देवताओं के मंदिर हैं, जिसकी वजह से उन मंदिरों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स और स्पीशीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सेकर्ड ग्रुप्स हैं वो हैं। कुछ एग्जांपल है हमारे लिए, जैसे कि खासी एंड जैंतिया हिल्स हैं, ये मेघालय में पाई जाती हैं। वहाँ से कुछ देवताओं के मंदिर हैं जिसकी वजह से उन फॉरेस्ट और माउंटेन्स को कंजर्व किया गया, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है। राजस्थान में आप जानते ही हैं कि अरावली हिल्स है, और ये अरावली हिल्स गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसीना, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक फैली हुई। इनकी लंबाई करीबन जो है 1000 किलोमीटर के आसपास, जिसमें से करीबन 550 किलोमीटर इनकी लेंथ राजस्थान में और इनकी कहीं पर चौड़ाई 150-200 किलोमीटर तक भी है, ठीक है। इन सभी माउंटेन्स में, जिनको आप हिस्ट्री में या राजस्थान के कुछ ज्योग्राफी क्लासेस में आप जानते ही हैं, सुना ही हुआ आप ना, गुरुसेर, जरेगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, ये सभी पहाड़ियाँ हैं जैसे कि। तो इन सभी पहाड़ों के ऊपर पौराणिक देवताओं के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ों को प्रोटेक्ट किया गया है। साथ में इन सेकंड ग्रुप्स के ऊपर माइनिंग नहीं होती है, वहाँ पर शिकार भी अलाउड नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। ये इन सिटू कंजर्वेशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट में कर्नाटका, महाराष्ट्र और सरगुजा की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आप जानते हैं कि ये भी एक सेकंड ग्रुप के पार्ट है। और चंदा और बस्तर एरिया है मध्य प्रदेश में, ये भी हमारे सेकंड ग्रुप्स हैं, जहाँ पर कुछ हम जान सकते हैं कि कुछ मंदिर हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हम उन सभी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं और साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी इसका बेनिफिट मिलता है। आई होप आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपका शॉर्ट नोट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्स सिटू कंजर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक्स सिटू क्या है कि अगर कोई एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, एनिमल है हमारे पास में, तो हम उसे एक नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट उसको हम वहाँ से उठा करके किसी एक मैन मेड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ले जाएं तो उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए है थ्रेटन्ड स्पीशीज़, एनिमल्स और प्लांट के लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल इज शिफ्टेड टू नेचुरल, फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट टू आर्टिफिशियल मैन मेड प्लेस वेयर द सुटेबल केयर कैन बी गिवन टू फॉर प्रोटेक्शन। आप जानते हैं इसके लिए हमारे लिए क्या है, अगर हमें प्लांट्स को कंजर्व करना है, अगर किसी प्लांट की स्पीसीज़ कम रह गई है, फॉरेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई और कारण हो गया है, या उसकी ज़्यादा कटाई हो रही है, या फिर कुछ नेचुरल डिसास्टर की वजह से उस फॉरेस्ट में उस प्लांट स्पीशीज़ को नुकसान हो सकता है, तो बॉटनिकल गार्डन में हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लांट की स्पीशीज़ को ग्रो कर सकते हैं और फाइनली जब वो ग्रो हो जाए तो उन्हें वापस हमें फॉरेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स है वो एंडेंजर्ड और हम थ्रेटन्ड, हम जो स्पीशीज़ है, हम थ्रेटन्ड हमारे जो प्लांट स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल पार्क में हम जानते हैं कि कुछ हम एनिमल्स हैं जिनकी स्पीशीज़ कम रह गई हैं, उनको हम वहाँ से हमारे जूलॉजिकल पार्क में ले जाते हैं। उन्हें नेचुरल में जो वो शिकार करके फूड लेते हैं, उसकी जगह हम ह्यूमन मेड जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें वाटर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी केयर की जाती है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर सके। आप जानते हैं राजस्थान बहुत ही फेमस है और राजस्थान के अंदर जयपुर में जो
हमारा जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर फॉक्स की और वुल्फ की जो ब्रीडिंग की जाती है, ओके। और फॉक्स और वुल्फ की ब्रीडिंग करने के बाद उनकी संख्या है वो तेज़ी से, नंबर है बढ़ने लगे हैं। और लास्ट ईयर अभी 2 साल पहले ही कुछ कंट्रीज़ ने, जहाँ पर फॉक्स और वुल्फ की जो स्पीशीज़ है कम हो गई हैं, उनके नेशनल पार्क ने बदले में हमें कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज़ दी, जो कि उन्होंने इस तरीके से ग्रो किया था उनका नंबर। फाइनली उन्होंने हमें गिफ्ट किया हमारे नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क के लिए, और उनके बदले में हमने कुछ एनिमल्स के पेयर हैं उनको गिफ्ट किए। इस तरीके से जूलॉजिकल पार्क है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के नंबर को, एनिमल के स्पीशीज़ के नंबर को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारीज़ हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं और जहाँ पर आप एनिमल को नेचुरल लाइफ में, नेचुरल शेल्टर में आप देख सकते हैं, घूमते फिरते देख सकते हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का अभ्यारण्य है, ठीक है। ये सभी के सभी सफारीज़ हैं, ठीक है। मचिया सफारी है जोधपुर में जो कि ब्लैक बक के लिए फेमस है। हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। तो ये सभी बॉटेनिकल गार्डन्स हो प्लांट के लिए, जूलॉजिकल पार्क है एनिमल के लिए, और वाइल्ड लाइफ सफारी है नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड एरिया में ह्यूमन के द्वारा एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं हमारे पास में, जैसे कि हम जान सकते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जिनके नंबर तेज़ी से गिर रहे हैं, तो हम उनके स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। ओवम और एग और जेमेट्स को हम कलेक्ट करने के बाद में उनका क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन से मतलब है -44 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है उसको, और फ्यूचर में कभी भी हम उस स्टोर्ड स्पर्म्स और जैमेट्स को किसी सैरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करके हम एक वापस उस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस स्पीशीज़ के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बिल्कुल जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्निक है बिल्कुल वैसे ही हम एनिमल्स के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ बेनिफिट के लिए। इसके अलावा प्लांट्स की स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए हम किसी भी सिक पार्ट में से उसके हेल्दी पार्ट्स को ले करके, चाहे वो उसका बड हो, चाहे स्टेम हो, चाहे उसकी लीव्स हो, चाहे रूट्स हो, वहाँ से हम कुछ टिश्यूज़ को ले करके अगार जैली में और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इन विट्रो के अंदर हम उसको ग्रो कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। और टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम एक ही प्लांट्स के एक ही बारी में 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और फाइनली इन प्लांट्स को जब वो कुछ अच्छी हाइट अटेन कर लेते हैं, हेल्दी होते हैं, तो इनको हम नेचुरल ज़मीन में उन्हें फिक्स कर सकते हैं, फॉरेस्ट में फिक्स करके उस प्लांट स्पीशीज़ के नंबर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी और है कि जितने भी हमारे बेस्ट क्वालिटी के सीड्स हैं इनको हम प्रिजर्व करें फॉर फ्यूचर यूज, जिसे हम सीड बैंक कहते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपने सुना होगा सुनामी आया था आज से 15 से 16 साल पहले, करीबन 2000 में, 2001-2 में आपने सुना होगा सुनामी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल। जो फिलीपींस और मनीला और मलेशिया है, इसके अलावा जो कंबोडिया है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, इसके अलावा भारत में चेन्नई का बहुत बड़ा एरिया है जो कि समुद्री पानी, खारे पानी के नीचे चला गया था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट है और कुछ देशों में तो बिल्कुल जो सीड्स थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए थे। ऐसे में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, उसमें इंडिया भी एक है, रशिया एक है, जर्मनी है, फ्रांस है, और हमारा अमेरिका है, ब्रिटिश है। इन सभी ने सीड बैंक्स बनाए हुए हैं जिसमें सभी के सभी सीड्स के जितने भी हमारे प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके हेल्दी सीड्स हैं, और उनकी जो वैरायटी है उनके बहुत ज़्यादा नंबर में उनको हम स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर के यूज़ के लिए कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो इन सीड्स को हम फ्यूचर में आने वाले समय में अगर बाई चांस हमारे सीड्स की वायबिलिटी ख़त्म हो जाए और उसका जो रिप्रोडक्शन पावर है अगर वो कम हो जाता है, तो हमारे सीड बैंक से हम हेल्दी सीड्स लेकर के वापस उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो सीड बैंक इसीलिए कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उन सीड्स को प्रिजर्व करें, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन है, आपको ये अच्छा लगा हो। कुछ और भी हमारे अर्थ में हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो बेसिकली ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका के अंदर कॉन्टिनेंट में है, ये ब्राज़ील जो देश है उसके अंदर है। और वहाँ पर हुआ था कि बेसिकली पूरी दुनिया के सभी देशों को, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री सभी को बुलाया गया था कि हमें कुछ अप्रोप्रिएट मेजर लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, ठीक है। और इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ में इसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि
सभी को इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी के पास पैसा है तो वो ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, बाकी लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ना मिले। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि आने वाले सक्सेसिव जनरेशन भी उस नेचुरल रिसोर्स को देख सके, यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में, और आप इस पर डेट दे सकते हैं, ये 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं, उन सभी जो भी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कंसेप्ट हैं, उन सभी के में इमेजेस हैं जिससे आप इन्हें याद कर सकें। एक और है, वर्ल्ड समिट हुआ था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये हुआ था 2002 में। आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही था कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहाँ हुआ था? ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, और ये 2002 में हुआ था। और इसमें करीबन 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने पार्टिसिपेट करने के साथ में इनकी एक प्लेज थी कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत तेज़ी से, हम कहते हैं, एक्सटिंक्ट हो रही है, और जो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है इसको हमें रिड्यूस करना है। और ये कमिटमेंट था कि 2010 तक हमें ये जो रिडक्शन की जो रेट है इसको घटाना है हमें, और यही इनका गोल था कि रिडक्शन ऑफ करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और ये कमिटमेंट इन्हें 2010 तक कंप्लीट करना था, और इसके लिए इन्हें काम करना था ग्लोबल लेवल पर, साथ में रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें, और साथ में अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। टिल देन बाय बाय। एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। एक बार फिर आप सभी के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा।